बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और इस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियाँ बन गए हैं। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं, निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले हैं। इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आएं और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखिए हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने ज़ाती होते ही हैं ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने ज़ाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएंगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, रॉ के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
وہ یہ کہہ دے کہ یہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا یہ پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ ہے، ہم نے جی راہ کا کوئی ایجنٹ اور کوئی سہولت کار پکڑ لیا ہے، پتہ چلا جناب کہ یہ سارا کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات میں ہو رہا ہے اور ان کے تانے بانے ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا جو کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ بہرحال آپ کے انفارمیشن منسٹر نے یہ حرکت کی ہے، اس کا خمیازہ تو پی ایم ایل این کو بھگتنا پڑے گا آج کے الیکشن میں، کیونکہ کشمیری ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان کو اعتماد بڑا ہے، اعتبار بڑا ہے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ ان کو پتا ہے کہ وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر صاحب ہیں یا وہاں کے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، یہ لوگ ہمیں جتوا دیں گے۔ پی ٹی آئی ویسے ہی مقابلے سے باہر ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ ہی نہیں رہی۔ تو یہ ٹوٹل 4-5 جماعتیں ہیں جو الیکشن میں، جن میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا اور فضل الرحمان صاحب کا اتحاد ہوا ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ رہی ہے، اور ایک اتحاد کروایا گیا ہے مسلم کانفرنس کا اور آئی پی پی کا۔ تو یہ جناب 4-5 جماعتیں ہیں جن کے لیے میدان کھلا چھوڑا گیا ہے، اور انہی میں سیٹیں بانٹ کے تو آپس میں ان کی حکومت بنا دی جائے گی۔ اور ان کو پتہ ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ہمیں عوام کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کے جوتے ہم پالش کریں گے وہ حکومت بنا کر دیں گے۔ تو اس لیے اب یہ کسی کو غدار کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، لوگوں کو ناراض کریں، اس سے انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ علیمہ خانم ناظرین جہاں جہاں پبلک میں جا رہی ہیں کافی اچھا ان کو رسپانس مل رہا ہے۔ انہوں نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں، یہ تینوں مطالبات بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور ہم نے پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور تیاری پکڑیں، ہم تیار ہیں، لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا اسپتال میں علاج کروایا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے، ان کی ملاقاتیں بحال کی جائیں، ان کے تمام قانونی حقوق بحال کیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ انہوں نے کہا جی ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ججز اگر انصاف نہیں دے سکتے تو وہ اپنے گھروں کو جائیں، نا انصافی کر کے مجرم نہ بنے، عدالتیں بند کریں اور اپنے گھر جائیں۔ نا انصافی کرنے والے ججز گھر جا کر بچوں کو کیا بتائیں گے؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بدلے حرام کا پیسہ گھر لا رہے ہیں۔ ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نا انصافی کے خلاف ڈٹ جائیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ جناب علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں ایک چیز آپ اور دیکھ لیں کہ علیمہ خانم نے کہا کہ 5 اگست کو ہم ایک فیصلہ کن مارکا کریں گے۔ دیکھیں دونوں کی احتجاج تو دونوں کرنا چاہتے ہیں، مقصد بھی ایک ہے۔ چاہے پاکستان تحریک انصاف بطور ایک پولیٹیکل پارٹی، اول تو ابھی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں۔ ابھی تو اقتدار کے اندر آپ تحریک انصاف کا اقتدار یا تحریک انصاف کا ممبر آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے تو پارٹی فارغ کی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف جو لیڈرشپ ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے۔ جو عمران خان کی بہنیں ہیں یا علیمہ خانم ہے یا پبلک کے ساتھ جو ان کا ایک ریلیشن بنا ہے پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے۔ لیکن مجھے ان کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، ان کے اندر کوئی کوارڈینیشن بہتر نظر نہیں آ رہی۔ علیمہ خانم یہ کہتی ہیں کہ 5 اگست کو فیصلہ کن مارکا ہوگا، وہ جانا چاہتی ہیں اڈیالہ کی طرف، وہ جانا چاہتی ہیں احتجاج کی طرف، اور وہ بھرپور احتجاج کرنا چاہتی ہیں 5 اگست کو۔ جبکہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو ایک جلسہ کریں گے اور جلسے میں آئندہ کے لیے ہم لائے عمل دیں گے، یعنی ہم بتائیں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یا تحریک کا جو اعلان ہے وہ ہم کریں گے وہاں پہ۔ تحریک کا اعلان کئی مرتبہ ہوا، لائے عمل کا اعلان بھی کئی مرتبہ ہوا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں عمران خان کی بہنیں بھی سمجھتی ہیں۔ جیل میں عمران خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی تھی، وہ احکامات جاری کرتے تھے، پھر ان کی ملاقاتیں ہی بند کر دی گئیں۔ اب وہ جیل میں کسی سے ملیں گے، کوئی بات کریں گے، بات باہر آئے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا نا۔ تو جب ان کی ملاقاتیں بند کر دیں، بات چیت ہو نہیں سکتی، ان کا پیغام باہر آ نہیں سکتا، تو پھر کون طے کرے گا؟ پھر تو عمران خان صاحب کے جو پرانے پیغامات ہیں وہی طے کریں گے۔ اب پرانے پیغامات عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا پہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرل ہیں اور وہ لگائے جا رہے ہیں۔ 2 چیزیں بہت وائرل ہوئی، ایک علیمہ خانم، عمران خان کی پرانی فوٹیج ان کے ساتھ جوڑ کے دکھائی گئی، اور دوسرا جو زیادہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے پرانے ٹویٹس جس میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اپنی پارٹی کو، سہیل افریدی کو یا جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کو یا باقی لوگوں کو، وہ احکامات یا پارٹی کو یا لوگوں کو جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں دوبارہ وائرل کی جا رہی ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ تو دباؤ کافی بڑھے گا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ، اور ایسا نہیں ہے کہ لڑائی آج ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے
आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनके हुक्म का इंतज़ार है, अलीमा खानम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है इमरान खान की बाकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या ये तहरीक रुक जाएगी, या इमरान खान की सोच बदल जाएगी? नहीं, इमरान खान और सख्त हो जाएगा। आप जालिम का एक और स्टेटस पा लेंगे, आप जुल्म में एक दर्जा आगे चले जाएंगे और मजलूम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। यह सिलसिला रुकना नहीं है। आप एक सिलसिला बंद करेंगे, एक आवाज को बंद करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप दूसरी आवाज को बंद करेंगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये मुजामत है और ये चलती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, कभी किसी खातून की आवाज में कभी किसी मर्द की आवाज में, कभी बहुत जोरदार तरीके से कभी हल्के हल्के अंदाज में, कभी ओन खोसा की तरह कोई आदमी उठेगा और वो एक ऐसा इशारा दे जाएगा जिससे आपका सारा बयानिया दबरदूस हो जाएगा। कभी कोई बहुत मजबूत आवाज अरशद शरीफ की तरह उठेगी और वो दो ऐसे जुमले बोल देगी जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जान नहीं आपकी छूटनी जब तक कि आप अपने आईनी किरदार में वापस नहीं जाते। ये बात मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाजरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3,000 अरब रुपया ये लूट के गल्फ ममालिक में ले गए। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर लिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3,000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या है? राणा साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी आपको ये हक ही नहीं पहुंचता सवाल करने का, यानी हम जिस पे मर्जी इल्ज़ाम लगाएं आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ ना, 3,000 अरब जो चोरी होकर गया वो राणा सनाउल्लाह की जेब से या नवाज शरीफ की जेब से तो नहीं गया। जो वो कहते हैं जी हमारा पैसा गया, आपको क्या लगे, नहीं, ये कौम का पैसा चोरी होकर गया। और जो मीडिया काम करता है वो लोग देखते हैं ना, उसको सुनते हैं। तो मीडिया ने तो वो खबर पे काम करना है। जब 3,000 अरब चला गया तो मीडिया तो पूछेगा जनाब आप कह रहे हैं चला गया, कहां चला गया, कौन ले गया और कैसे वापस आएगा? ये सवाल तो मीडिया को करने हैं। तो राणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका एहतजाज बहुत ज्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में इमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया। कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे, तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है। हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है, यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए। आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पर हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया। 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कह रहे थे पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा गया कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज़ मुझे एक पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखें इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीज़ों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं बंद होने देते।
अहमद मीर साहब को जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज़ बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे साहब हैं वो थक जाते हैं, डर जाते हैं, जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, अहमद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी, ये वज़ीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है। एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएंगी। अहमद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई हैं। ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज अहमद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नज़र से मज़ीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे और हमें मज़ीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपए लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपए बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमी को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार हम तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हजार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज़ पे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से हमेशा से नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, हमेशा से कहा जाता रहा पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, ये माली नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, फ़ौज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इस मुल्क में, जमहूरियत नहीं है, तो ये जो एटमी असासे हैं ये महफूज हाथों में नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा, मादी में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अभी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसके हवाले से जर्मनी का एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारा है DW, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, ये 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने कीड़े निकाले हैं। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट ए क्रॉस रोड, यानी एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, ये इनका एक जो नाम रखा डॉक्यूमेंट्री का वो इन्होंने ये रखा। वो कहते हैं यहाँ इंतहा पसंदी है, आदम बर्दाश्त है, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, मालियाती दिवालियापन है, मईशत बहुत नाकस है पाकिस्तान में, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, मुल्क का सबसे मकबूल आदमी जो है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ। हर चीज़ उन्होंने एक एक बताई और बता के उन्होंने कहा जी कि जो एक कमज़ोर और बदनवान सियासी अशराफिया और सियासत पर फ़ौज का मजबूत कंट्रोल है इस वक्त, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद वो ये तो नहीं बताते कि अब रास्ता के आगे बढ़ने का, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एटमी ताकत है और एटमी असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकते हैं ये हालात। ये सवाल उन्होंने छोड़ा। तो ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और देखिए जब आप इस किस्म के हालात पैदा करते हैं ना, जब आप जुल्म और बर्बरियत करते हैं, जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, कोई बात नहीं, और फिर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, जब आप इस किस्म के तजुर्बे करते हैं, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियाँ करते हैं, तो फिर दुनिया आपको शक की नज़र से ही देखती है। फिर आप दुनिया को मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए। दुनिया तो हम पे पहले भी उंगलियां उठाती थी, बिला वजह भी उठाती थी,
اب آپ انہیں انگلیاں اٹھانے کے لیے وجہ بھی فراہم کر رہے ہیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ تو ان چیزوں پہ اگر کوئی بہتری لا سکتا ہے ان چیزوں میں اور ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا سیاست دان ہے، پاکستان کا ایک مثبت چہرہ، پاکستان کے سویلینز وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ملٹری جنرلز کبھی بھی ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ایک